मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांडिल। आज सेमेस्टर 3 के कोर कोर्स 5 का एक ऐसे प्रश्न है कि राजपूत जो राजा महाराजा थे, राजपूतों का जो वंश था, राजपूत वंश, राजपूतों के पतन के कारण तथा तुर्कों के उत्थान, तुर्कों का सफलता के कारण, कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ राजपूत एंड अपलिफ्ट ऑफ तुर्कों का किस प्रकार उत्थान हुआ, तुर्क किस प्रकार आगे सफल हुए, और हमारे जो एक प्राचीन गौरवपूर्ण जो हम लोगों का एक वंश था भारत का, राजपूत वंश, उस वंश का पतन हो गया। तो किस प्रकार हुआ, कैसे, मतलब ये लोग अपना सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो इतने समन्वित वंश, जिस वंश का इतिहास में गुणगान किया जाता है, वैसे महान वंश का पतन किस प्रकार हुआ, किन किन कारणों से हुआ, इसके लिए क्या क्या कारण सन्निहित थी, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो उसके पतन के क्या कारण थे? यद्यपि प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न विदेशी जातियों का आक्रमण होते रहा है, लेकिन हमारे भारत भूमि में उस समय जो राजपूत वंश थी, उस राजपूत वंश के काल में विभिन्न आक्रमणकारी आते रहे, लेकिन ये लोग उतने सफलता को नहीं हासिल कर पाए थे, क्योंकि हमारे राजपूत सैनिक के बारे में कहा जाता है कि उनके प्रशासन या उनका जो व्यवस्था, उनका जो समृद्धि के संबंध में गुणगान किया जाता है कि राजपूत जो पॉलिसी था, राजपूत का नीति या राजपूतों का जो शासन व्यवस्था, उन लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण से समन्वित या समर्थ था। यह स्पष्ट करती है कि वास्तव में विदेशी सत्ता, विदेशी जो कोई भी वंश आए, उन लोगों को ये जवाब देने के लायक हमारे वंशज रहे थे। स्मिथ, लैंडफुल, एल्फिस्टन, ये लोग तो कहते हैं कि फिर भी जब इसका पतन हो गया, इसके ऊपर तुर्कवासियों का सफलता आ गई, तो क्यों आई, इस संबंध में वे लोग विचार करते हुए कह रहे हैं कि तुर्कों के भीतर यह गुण थे कि वे लोग जो था निष्ठावान, कर्मठ, शक्तिशाली, सेनापतित्व को बनाए रखने में वो लोग काबिल थे। और विशेषकर वे लोग इसीलिए काबिल थे क्योंकि वे लोग ठंडे प्रदेश के होने के नाते वे लोग मांसाहारी थे, और मांसाहारी होने के नाते उन लोगों में ये सब गुण विद्यमान थे। मजूमदार भी उन इतिहासकारों के इस कथन को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये कारण कोई कारण नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे पंजाब, काबुल, वो भी तो गजनी के जैसा ही ठंडा प्रदेश का क्षेत्र रहा है, लेकिन कैसे मतलब उन लोगों का शक्ति उन लोगों के जैसा नहीं हो पाया, ये सब कोई कारण नहीं माना जाएगा। सबसे मुख्य कारण क्या क्या है इसके बारे में, क्योंकि हमारे जो राजपूत राजा लोग थे, राजपूत महाराजा लोग थे, उन लोगों के भीतर इतनी शक्तियां थी कि उसके बारे में विभिन्न इतिहासकार प्रशंसा किए हैं कि वे लोग तो युद्ध को वे लोग अपना युद्ध में मर जाना, युद्ध में अपने को वीरंगति पाना, ये सब तो उन लोगों का काम था। वो लोग तो जन्म ऋण समझते थे ये सब चीजों को कि अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे युद्ध में, तो वह तो मेरा जन्म ऋण से मुझे मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे भावना रखने वाले, ऐसे विचार रखने वाले नरेशों के
शासन व्यवस्था में नरेशों के वंश के ऊपर कोई कलंकित विचार लगाना ये तो उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनके भीतर समृद्ध सैन्य व्यवस्था सब कुछ थी और ये लोग अपना तन मन धन से अपना क्षेत्र की, अपना राष्ट्र की, अपना राज्य की सुरक्षा के लिए ये लोग तो सदैव तत्पर रहते थे। फिर भी मतलब ये लोग कैसे मतलब इन लोगों का पतन हुआ, राजपूत वंश की पतन होने लगी, इतने समृद्धशाली वंश। तो इसके पीछे कोई विशेष कारण तो अवश्य रही, विशेष कारण तो विशिष्ट कारण नहीं देखने के लिए मिलती है, लेकिन विविध कारणों से कहा जाता है कि विभिन्न कारणों से, एक चीज नहीं, विभिन्न दृष्टिकोणों से जब अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि इसका विविध कारण था, विभिन्न प्रकार के इसके कारण थे, जिन कारणों का विश्लेषण, जिन कारणों का अध्ययन निम्न प्रसंग में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो एक नंबर पॉइंट है इसका सैनिक कारण, मिलिट्री कॉजेज। इसका सैनिक कारण वास्तव में कोई भी राज्य की या कोई भी समाज की सुरक्षा के तौर पर या युद्ध में विजय पाने के लिए सैन्य बल उसका सबसे महत्वपूर्ण बल होता है। सैनिक व्यवस्था सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। तो हमारे राजपूत के खजाने में सैनिक दृष्टिकोण से तो वो उच्च थे, लेकिन उच्च होते हुए भी उन लोगों में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? इस अभाव के बारे में कहा गया है कि कुशल सेना नायकों का, सैनिकों का अभाव, कुशल सैनिकों का अभाव। कुशल सैनिकों का अभाव किस प्रकार कि राजपूत परिवार में राजा जो होते थे वो अपना सामंत रखते थे और सामंत से युद्ध के समय अपना सैन्य बुला लेते थे। अभी सामंत का जो सेना होंगे वो ये सेना तो अपना सामंत के प्रति भक्ति भाव रखते थे, राज्य के प्रति या उसका राजा के प्रति उतना ताल्लुक होता नहीं था, संबंध उतना बैठता नहीं था, अर्थात भक्ति भावना उतना नहीं जागता था देश के प्रति, राज्य के प्रति। अतः ये लोग युद्ध भी अगर करते थे तो ये लोग अपना कोई विशेष तरीके से नहीं करते थे, केवल फर्ज निभाने जैसा युद्ध करते थे। अतः सामंती व्यवस्था के चलते उन लोगों का स्थिति बिगड़ने लगी। राजा संपूर्ण रूप से उन लोगों के प्रति आभारी हुए कि हमारे सामंत के भीतर अपार सैन्य बल है, तो हमें तो कोई हार हरा नहीं सकता। इसीलिए भारतीय राजपूत नरेश यह अनुभव करने लगे कि मैं सामंत का राजा हूं, मेरे सामंत से जो सैनिक आएंगे उस सैनिक से मुझे विभिन्न प्रकार की सहयोग मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। इसी हैसियत से ये उन लोगों को, और ये जो सैनिक होते थे उन लोगों को विशेष करके प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता था उतना। सैनिकों में ऐसे सैनिकों को ये लोग रखते थे जो उसके पूर्वज सैनिक होता था तो उनके बेटा को ही सैनिक रखने का ये परंपरा नियम बना दिया गया था। ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे जो मतलब चीज, ये सारे जो दृश्य देखने को लिए मिली है राजपूत सैन्य व्यवस्था में कि उन लोगों में सैन्य की व्यवस्था की अभाव थी। उन लोगों में सैन्य को प्रशिक्षण देना, सैन्य को एक तरीके से मतलब राजा और सैनिक दोनों के बीच जो मतलब अपना संबंध, उस संबंध के बीच में एक कड़ी होता था जो सामंत। अतः सामंत के ऊपर ही मतलब जितने सैनिक होते थे अपना आभारी होते थे, राजा के प्रति कोई उतना स्वामी भक्ति भी नहीं रखते थे। अर्थात स्वामी भक्ति नहीं तो राजा के प्रति, राजा के लिए कौन उतना लड़ने नहीं जाएगा। तो ये सारे जो कारण है ये हो गया कि उसका अभाव। जबकि तुर्कों में ये भावना नहीं थी। तुर्कों में अपना सुल्तान के प्रति, अपना जो नरेश होते थे, बादशाह सम्राट होते थे, उसके प्रति वे लोग निष्ठावान होते थे। और वे लोग एक आधुनिक शिक्षा के आधार पर अपना सैन्य व्यवस्था को बनाकर रखे थे। उन लोगों में सैन्य में एक ऐसी शक्ति थी कि ये लोग एक तौर तरीके से आधुनिक युग कला अनुसार वे लोग अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए थे और वे लोग अपना निष्ठावान भावना रखकर, निष्ठावान होकर साहसी, अदम्य शक्तिशाली और कर्मठ और
अपना सामी के प्रति निष्ठावान की भावना को रखते हुए ये लोग युद्ध करना शुरू किए थे, जिसके चलते क्या हो गया कि मतलब भारतीयों को, जो हमारे भारत के नरेश हैं, राजपूत नरेश, उन लोगों को विभिन्न स्थान में हार का मुंह देखना पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे तो आ जाएगा कि एक उन लोगों में अश्व की, जो तुर्कों के अश्व सैनिक तुर्कों का अश्व सैनिक किस प्रकार के थे? तुर्कों के अश्व सैनिक बड़े एक शक्तिशाली शक्ति माना जाता है उस काल का, क्योंकि उन लोगों के घोड़े का जो नस्ल था उच्च कोटि का था, और हमारे भारतीय नरेशों का, राजपूतों का घोड़े का नस्ल निम्न कोटि का था। अभी वो सब घोड़े के साथ, वो सब सैनिकों के साथ, तुर्को सैनिकों के साथ है, भारत के राजपूतों नरेशों का सैनिक ही अपना धावा बोलने से कोई मतलब जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि इन लोगों का तो ज्यादा सैनिक था तो पैदल में था, पैदल सैनिक की संख्या ज्यादा थी, तो पैदल सैनिक ज्यादा थे, जिसमें हाथी का भी व्यवहार प्रयोग किया जाता था। तो हाथी ये लोग करते थे कि हाथी को आगे तरफ रखते थे, राजपूत लोग हाथी को आगे तरफ रखते थे, तो आगे तरफ रख के पैदल पीछे होते थे। तो उन लोग जो करते थे तुर्कों वाले लोग कि अश्व को, हाथी को केवल वे लोग इसी में प्रयोग लगाए कि ये लोग जो मतलब राजपूत सैनिक है उन लोगों को रोकने के लिए, या जो उन लोगों का किला उला है ये सारे को ध्वस्त करने के काम में ये लोग लगाए, और उसके बाद वे लोग हाथी को साइड कर देते और अपना घोड़े से ये लोग युद्ध करते थे अपना कौशल के साथ। जबकि भारतीय नरेश क्या करते थे, हाथी के द्वारा ही युद्ध करना वे लोग अपना एक गौरव समझते थे। सेनापति जो होते थे वो लोग हाथी में बैठ जाते थे और हाथी में बैठकर वे लोग युद्ध करते थे। तो ये स्पष्ट हो जाता था उन लोगों को, तुर्कों को, कि ये सेनापति है, चलो तो इसको मार दीजिए। उनको मार देते थे या उसका घायल कर देते थे तो भगदड़ मच जाता था, सैनिक सब भागना तितर बितर हो जाता था। ये सारे उन लोगों का कूटनीति भी उसमें था, और ये लोग तो उसको अपना शान समझकर उसका व्यवहार करते थे। हाथियों का प्रयोग, हाथी भी दो एक बार ऐसे इन लोगों का बिगड़ जाता था, भीड़ में बिगड़ जाता था कि अपने सैनिकों की ही रोदना शुरू कर देता था राजपूतों का हाथी, जिसके चलते भारतीयों को, राजपूत नरेशों को विभिन्न जगह पर हार देखना पड़ा है। पतन का उन लोग का ये सब मुख्य कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हम लोग का सैन्य शक्ति में, सैन्य में, और नेक्स्ट क्या है कि एक धार्मिकता की भावना। भारत के राजपूत धर्म युद्ध करते थे, ये लोग धार्मिक विश्वास रखते थे कि युद्ध में कोई सैनिक को अगर वे लोग मार गिराए भारतीय नरेश, तो निशस्त्र है तो उस पर हाथ उठाने नहीं जाएंगे, उसको छोड़ देते थे। निशस्त्र है क्योंकि उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, तो उस पर उसको मारेंगे तो वह निहत्था कर लाएंगे। इन लोगों का विचार ऐसा था राजपूतों का कि वे लोग शान से अपना युद्ध करते थे। एक धर्म युद्ध के रूप में वे लोग मतलब अपनाए थे, जो धर्म युद्ध इसी प्रकार की थी कि किसी के ऊपर वे लोग प्रहार, निशस्त्र व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करते थे, अन्याय रूप से युद्ध भी नहीं करते थे, कूटनीति का भी व्यवहार नहीं करते थे। ये सारे कमियां खामियां राजपूतों में थी। वे लोग जब ये सारे नीतियों को नहीं अपनाए तो ऐसे होने लगा, और जबकि तुर्को वाले लोग ये सारे का मतलब ये लोग तो एक ऐसे इंसान थे कि ये लोग किस प्रकार मतलब कूटनीति से काम लिया जाए। ये लोग विभिन्न प्रकार के राजनीति, कूटनीति नीतियों का व्यवहार करते थे। इन लोगों का जो सेना तो बहुत सारे सेना जो चापलूसी सेना होते थे, उन लोगों को ये लोग अपने तरफ मिला भी लेते थे। तो ये जो परंपरागत नीतियों को राजपूतों ने अपनाया, परंपरागत युद्ध विधि को, जिसके चलते इन लोगों का एक हार का कारण बना, पतन का कारण बना। अगर ये लोग थोड़ा आधुनिक नीति को अपनाते, आधुनिक जो युद्ध प्रणाली है उस प्रणाली को अगर सहयोग लेते या युद्धों में कुछ परिवर्तन करते, कम से कम युद्धों में परिवर्तन भी अगर करते, तो इन लोगों को पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। क्योंकि यह इतना समृद्धिशाली हमारे राजपूत वंश थे और राजपूत नरेश थे।
लेकिन उन लोगों का धर्म युद्ध, उन लोगों का जो मतलब सैनिकों के जो मतलब सामंती व्यवस्था या सैनिकों में अपना असामंजस्य, तालमेल न होना, घोड़ों का इन लोगों का नस्ल कमजोर हो जाना, ये सारे उन लोगों का हमारे सैनिक जो कारण है उसमें मिलता है। फिर आगे जाके तो इसका पॉलिटिकल कॉजेज मिल जाएगा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है? राजनीतिक में है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। एक नंबर पॉइंट में है कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव आ गया था भारतीयों में। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गजनी ने अपना विजय हासिल किए। 1194 में चंदावर में जयचंद को हराकर विजय प्राप्त किए। जयचंद बेचार हार गए, वहां भी तुर्कों का विजय हुआ। तो ये सारे करते करते ये लोग अपना सफलता को हासिल करते आ रहे थे। और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का कमी, राजनीतिक चेतना उतना आया नहीं था। 12वीं शताब्दी के काल भारतीयों में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लोग चितर बितर रूप में थे, क्योंकि उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जग पाई थी। उन लोगों में राष्ट्रीयता भावना हटने लगी थी। अतः सबसे बड़ा चीज है कि एक राष्ट्र की भावना, जब देश प्रेम नहीं होगा, ऐसे किसी सैनिक को अपना वेतन भोगी रखेंगे तो वो जान देके लड़ने के लिए उतना चाहेगा भी नहीं, वो अपना फर्ज निभाने का ही चक्कर में रहेगा। जबकि एक राष्ट्र भावना अगर जग जाता है, क्रांतिकारी भावना अगर जग जाए किसी सैनिकों में, अपने मातृभूमि की भावना जग जाए, स्वराज या मातृभूमि की रक्षा का भावना जग जाए, मतलब देशभक्ति की भावना जग जाए, तो क्या होगा? उन लोगों में युद्ध करने की क्रियाकलाप अलग होगी। ये स्वाभाविक बात है। तो हमारे भारतीय जो उन लोगों के भीतर राजपूतों के जो नरेश थे, उन लोगों का जो या भारतीय जो मतलब सैनिक थे जितने भी, उन लोगों के भीतर में ऐसी कोई भावना, देशभक्ति की भावना निर्बल हो गई थी। जब देशभक्ति की भावना निर्बल हो गई और उधर तुर्कों वालों में ऐसी भावना जगा दिए थे वो लोग कि हम लोग भारत जा रहे हैं जिहाद के लिए। एक नंबर पॉइंट तो वो लोग जिहाद, धर्म युद्ध के लिए, कि अपना धर्मों का अस्तित्व को बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद क्या? भारत तो विशाल धन संपत्ति वाला देश है, अतः धन संपत्ति का तो कोई वहां अभाव ही नहीं होगा। वे लोग लुटे रहे थे तो लुटने के लिए तो हमको पूरा संपद मिल जाएगा। ये भी एक पॉइंट। फिर अपना साम्राज्य का विस्तार तो होगा ही, साम्राज्य का तो विस्तार हो ही जाएगा, क्योंकि राजा महाराजा लोग ऐसे है कि उन लोगों को तितर बितर करके मैं अपना फिर संगठित करके विराट साम्राज्य बना लेंगे। क्योंकि विभिन्न छोटा छोटा जो राज्य है, वो राज्यों को तो जीतने में हम लोग का अभी सौभाग्य मिल जाएगा। एक को जीतेंगे तो फिर दूसरा को हम लोग आसानी से जीत लेंगे। इसीलिए उन लोगों में जो धर्म प्रचार की भावना, साम्राज्य विस्तार की भावना, धन लूटने की भावना और उस धन को सैनिकों में बांटने की प्रक्रिया, ये सारे जो मतलब प्रलोभन या विश्वास, आशा और विश्वास दोनों मतलब उन लोग के सैनिकों के भीतर भरा हुआ था, तुर्कों के भीतर और राजपूतों के भीतर अपना कुछ ये सब विचार ये लोग नहीं मतलब लगा पाए, विचार इन लोग को नहीं फूंकने पाए, नहीं दे पाए, जिसके चलते क्या हो गया? राजपूत नरेशों का पतन होना शुरू हो गया। यह है राजनीतिक कारणों में। फिर और क्या देखेंगे राजनीतिक कि उत्तराधिकार का विधान राजपूत नरेश लोग करते थे कि राजा मरने के बाद या राजा रहने के बाद भी उसका जो बेटा होगा वही राजा होगा। सैनिक अगर कोई बड़ा सैनिक सेनापति है, वह सेनापति मरने के बाद उसके बेटा ही सेनापति होगा। कोई सैन्य है तो उसका बेटा ही सैन्य होगा। अर्थात परंपरागत नीति को ये लोग मतलब अपना स्थान दिए, जिससे क्या हो गया कि कमजोर तो पड़ना स्वाभाविक है।
क्योंकि जो अच्छे जो पराक्रमी देश में होता है, पराक्रमी जो मतलब समाज में मानव होते हैं, क्षत्रिय के अतिरिक्त दूसरों को भी मतलब सहयोग लेने का उन लोगों का नियम होना चाहिए था। लेकिन राजपूत लोग केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये जो दो वर्णों के मानव थे, वो ये मानवों को ही मतलब ये लोग विभिन्न प्रकार के राजसी कामों में अपना काम लेने का अधिकार दिए। दूसरे जो वर्ग के थे वे सब वर्गों को कभी मतलब वे लोग मतलब स्थान नहीं दिए, कदापि स्थान नहीं दिए। नहीं तो इतने बड़े भारत के जनता, या अपना राज्य में भी छोटा छोटा राज्य हो, लेकिन उस राज्य में भी कितनी जनता निवास करती जा रही है प्राचीन काल से, आदिम काल से। अगर ये लोग एकजुट होकर एक जनक्रांति लाते तो विदेशियों को यहाँ पर रखने का मौका ही नहीं मिलता। किसी भी मतलब अफगान हो या इंग्लैंड वासी हो या फ्रांसीसी हो, डर्ची हो, पुर्तगाली हो, किसी को यहाँ पर रखने का जगह नहीं मिलता। लेकिन ये लोग में यही सबसे बड़ा एक ही चीज कि देश का रक्षा करेगा तो राजपूते करेगा, क्योंकि वो लोग क्षत्रिय है, उन लोगों का ही अधिकार है सेना बनना, उन लोगों का ही अधिकार है देश का रक्षा करना। बाकी सब जितने भी मतलब वर्ग के मानव थे वे लोग इसमें अपना स्थान नहीं पाते थे। ये सबसे बड़ा कमियां थी राजपूतों की, राजपूत प्रशासन की। तो राजपूत लोग मतलब उसी प्रकार अपना सेना तो जो परंपरागत नियम है उसी को अपनाए। उसके बाद क्षत्रिय तक मतलब सीमित रह गया। 1/4 केवल जितने जनता है राज्य में उसका 1/4 लौकिक युद्ध में अपना लड़ पाते थे, बाकी सबको लड़ने का अधिकार ही नहीं था। किसे लड़ेगा उसे, अधिकार ही नहीं, क्योंकि उन लोग तो क्षत्रिय नहीं है, वैश्य है, शूद्र है, उन लोग को स्थान ही नहीं मिला। तो जिसके चलते क्या हो गया, मानव उन लोगों का जो सैनिक प्रहार है तुर्कों के साथ, जबकि तुर्कों में ये सब भावना नहीं थी। तुर्कों में जो पराक्रमी होगा, जो शक्तिशाली होगा, जो कूटनीतिक होगा, उसी को मतलब स्थान दिया जाता था, चाहे सैन्य में हो या राजा में हो, सुल्तान में हो, जो हो। उसके लिए मतलब उनको परंपरागत नियम नहीं, बल्कि यह कि कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए, पराक्रमी व्यक्ति होना चाहिए, एक कूटनीतिक होना चाहिए, एक प्रशासक के जैसा व्यक्ति होना चाहिए, सैन्य भी वैसा ही ताकतदार सैन्य होना चाहिए। तो ये सारे जो दोनों के मध्य में जो भिन्नता, व्यवस्था में भिन्नता, ये राजनीतिक जो भिन्नता है, ये भिन्नता के चलते तुर्को लोग अपना सफलता हासिल किए और हमारे राजपूतों को हार का मुंह दिखना पड़ा। क्षेत्र पर, स्थान पर विभिन्न छोटा मोटा युद्धों में भी उन लोगों को परास्त होना पड़ा है। अभी नीचे का जो वही बोले कि नीचे का जो मतलब अभी आगे का जो ये है उसमें है कि सीमांत में सुरक्षा की अभाव। राजपूत के सीमांत क्षेत्र में जहां से मतलब उधर अफगाने वाले हो या कोई विदेशी लोग जो प्रवेश करते हैं, उस क्षेत्र में अगर ये लोग कुछ व्यवस्था रख देते, सुरक्षा का व्यवस्था, देश की राज्यों की सुरक्षा का व्यवस्था, तो ये लोग प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन उधर से मतलब प्रवेश द्वार खुला हुआ, ये लोग अपना किला के अंदर ही अपना मतलब संकुचित अपना रक्षात्मक नीति को अपनाए। ये लोग रक्षात्मक नीति को अपनाए और ये लोग आक्रामक नीति को अपनाए। दोनों में यही अंतर है। ये अपना सुरक्षा के भीतर थे, उतने ही सुरक्षा, जबकि राज्यों में तो घुसने के कम से कम उधर का सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन उधर का सुरक्षा भी किए नहीं। सीमांत क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं, अतः धड़ल्ले के साथ ये लोग प्रवेश करना शुरू किए। एक क्षेत्र में वे लोग तो गुरिल्ला युद्ध, विभिन्न प्रकार का कूटनीतिक युद्ध करना उन लोगों का तो नियत है विदेशियों का। ऐसे करते करते वे लोग आगे बढ़ गए और अपना अफगान तुर्क अपना सफलता हासिल किया और राजपूत को अपना विभिन्न जगह पर क्षत्रिय उठाना पड़ा। फिर हम लोग देखेंगे इसका सामाजिक कारण क्या है, धार्मिक सामाजिक कारण क्या है, कल्चरल सांस्कृतिक या धार्मिक कल्चरल कॉजेज क्या है। धर्म के क्षेत्र में भी अंधविश्वास, इन लोगों का भारत का नॉलेज क्या है कि भविष्यवाणी, जादू टोना पर विश्वास, मंत्र जंत्र तंत्र पर विश्वास। कोई भविष्यवाणी करता था कि नहीं अमुक राजा का इस युद्ध में विजय होगा, तो ये लोग बहुत विश्वास करते थे कि नहीं अमुक संत का कहना है कि इस युद्ध में हमारा विजय होना ही है। तो ये जो भावना, ये जो अपना मन में जो जगह ना, ये जो भविष्यवाणी, ये सब चीज
उन लोग के एक बहुत बड़ा धोतक था हृदय का, अपना मन का सबसे बड़ा कमजोरी कि भविष्यवाणी से क्या कोई किसी का लाभ बहुत कम मिला है, नहीं मिला ऐसा कोई बात नहीं, वो भी एक चीज है। इसी के चलते हमारे लक्ष्मण सेन को हार का मुंह दिखा पड़ा था, ये भविष्यवाणी के चलते। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके चलते कि अंधविश्वास इन लोगों में बढ़ गया था। इसी प्रकार धर्मों के क्षेत्र में, धर्मों में ये लोग मतलब कोई धर्म युद्ध करते थे, उन लोगों का विश्वास धर्मों के प्रति अटूट था कि हम लोग धर्म युद्ध कर रहे हैं, किसी पर हम लोग व्यर्थ आघात नहीं करेंगे, हम लोग जो युद्ध करेंगे वो एक शैली जो हम लोग का परंपरागत शैली है उसी को लेके चलेंगे। और अंधविश्वास पर तो पूर्ण विश्वास करते थे कि वो ये सारे अंधविश्वास की मतलब भविष्यवाणी कोई कर देता था तो वो बहुत विश्वास करते थे कि इस साल आपका साम्राज्य बहुत समृद्धशाली रहेगा, तो ये लोग आनंद से अपना मतलब भर उठते थे, यहाँ समृद्धिशाली बनेगा, और इधर अफगान आके घुस जाएगा, तो इसके लिए तो ये लोग कोई तैयारी नहीं रहते थे। तो ये सारे धर्मों के प्रति आस्था या धार्मिक अंधविश्वास व फिर जाके वर्ण व्यवस्था भी एक आई, वर्ण व्यवस्था कि अगर वो ये लोग मतलब सभी को जनताओं को लेकर चलते, नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी वर्णों का मानव है, सब मानव को अपना राज्य की सुरक्षा करना चाहिए, राजा का सहयोग करना चाहिए, तो ये लोगों के ऊपर कोई मतलब प्रभाव नहीं आता, ये लोगों का पतन कदापि नहीं होता, ये लोग का समृद्धिशाली राज्य सदैव बन के रहता। लेकिन ये लोग नीचे वाला वर्ण को तो लिया नहीं, केवल क्षत्रियों का ही ये सब धर्म माना गया, तो नीचे वाला भी कुछ ध्यान नहीं दिए, बोले ये सब तो काम तो केवल राजा लोगों का काम है, क्षत्रिय लोगों का काम है। तो ये लोग अपना देखे, कोई आता है तो विदेशियों को ये लोग गुलाम बन जाते थे, अपना राजा को छोड़ के गुलाम बन जाते थे। और इन लोगों का तो कूटनीति भी वैसा ही है तबकोवासियों का कि इन लोगों को मिलाने में, साधारण जनताओं को मिलाने में इन लोगों को बहुत मौका मिल जाता था। उन लोगों को अपना खरीद उरीद के कुछ धन उनका प्रलोभन देकर अपनी तरफ कर लेते थे, जिससे हमारे भारतीय नरेशों का शक्ति कमजोर होता गया, दुर्बल होता गया, और तुर्कों का सफलता स्थान स्थान पर होने लगा। साथ ही साथ बहुत सारे मतलब हम जो युद्ध में होता था क्या कि नदी का पानी को या कुएं का पानी को गंदा कर देना, तालाब का पानी को गंदा कर देना, ये सब भी मतलब उन लोगों का काम था। युद्ध के समय रोध देना, फसल का रोध देना भारतीय जनताओं के फसल को, जिससे कि मतलब ये जो सैनिक है, सैनिकों को कृषि से ही तो सब कुछ, कृषि ही सब कुछ आधार था उस जमाने का। धन राजा का जितना भी मतलब राजकोष में आएगा तो कर आएगा, टैक्स आएगा, तो चौथ अगर जो टैक्स होता था तो ये सारे टैक्स मतलब कैसे आएगा। सैनिकों को पानी पीने का मतलब गंदा पानी पीना पड़ता था, तो ये लोग कितना दिन जिएंगे, बुखार उखार आ जाता था, विभिन्न प्रकार की समस्या हो जाता था। ये सब उन लोगों का, तुर्कोवासियों का कूटनीतिक था कि नदियों को गंदा कर दो, तालाब को गंदा कर दो, कुएं को गंदा कर दो, जिससे कि मतलब सेना लोगों का या वहां के जनताओं को विभिन्न प्रकार का मतलब बीमारी आ जाए, विभिन्न प्रकार का ये लोग दूषित वातावरण में आ जाए। साथ ही साथ उन लोगों का फसलों को रोंदना, फसलों को छतनत कर देना, ये सारे जो अत्याचारपूर्ण काम है, ये सब काम तो करने के लिए तुर्कोवासी का ये सब तो आनंद था, जबकि भारतीय तो सब कदापि चाहते नहीं थे। वो लोग तो निस्वार्थ भाव से अपना युद्ध में लड़ते थे। केवल सैनिक लोग जो होते थे उन लोगों में स्वार्थ था, सैनिकों में स्वार्थ था। राजा तो निस्वार्थ भाव से जो लड़ जाते थे, मरने के लिए मिट जाते थे। उन लोग अपना मरना तो अपना जानवर ही नहीं समझते थे, लेकिन उसका जो मतलब नीचे का जो मतलब उसका जो बल है, भुजा का बल है, ये भुजा का बल है तो उनका कमजोर था। उन लोग में भी तो स्वामी भक्ति की भावना नहीं थी। एक सामंत के अंडर में तो सामंत का काम वैसा ही कि जितना कम में मैं अपना सैनिक रख के राजा का सहयोग कर सके, क्योंकि उसको भी तो अपना बचाना है, धन बचाना है, धन कमाना है। तो ये सारे कारण उसका सामाजिक कारण में आ रहा है। समाज में विच्छिन्नताएं आ गई और एक जनक्रांति का रूप नहीं ले पाया, बल्कि एक वर्ण तक ही, एक राजपूत वर्ण तक ही मतलब वहां का सेना सामंत या वहां का शक्ति बनकर रही। जिस शक्ति को उस महान शक्ति के सामने, अफगान शक्ति के सामने
नतमस्तक होना पड़ा है, अतः विफलता पतन का गर्त में जाना पड़ा है। फिर एक है व्यक्तित्व, क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटी। एक व्यक्तित्व का भी मतलब इसमें मैटर आता है कि देखते हैं इतिहास में मिलता है देखने के लिए कि जितने भी तुर्क सेनापति थे, तुर्क सेनापति मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन लोगों का सेनापतित्व बहुत सुंदर था। ये लोग दूरदर्शी थे, ये लोग कर्मठ भी थे, दूरदर्शी थे, और इन लोगों का सेनापतित्व खूब अच्छा इतिहास में ये लोग अपना कदम उठाए थे। और हमारे जो राजपूत लोग थे, ये लोगों में दूरदर्शिता नहीं थी, इन लोगों में भी अच्छे राजा सबसे नरस थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, चंद्रवार जयचंद, भोजराज, ये व्यक्ति अच्छे अच्छे थे। इन लोगों के भीतर सेनापतित्व की भावना थी, ये लोग महान कर्मठ थे। अपना सब दृष्टिकोण से ये लोग राजा के एक पद को, ये लोग गरिमा को बना कर रखे, लेकिन ये लोग दूरदर्शी नहीं थे, दूरदर्शिता को अपना उतना नहीं ला पाए जितना तुर्क वासियों में था। अतः व्यक्तित्व के चलते भी कमजोर हो गई और उन लोगों का विजय सफलता निश्चित होने लगा। अभी लास्ट में एक पॉइंट आ रहा है कि आकस्मिक घटना, आकस्मिक और दूसरी घटनाएं, आकस्मिक अनप्रीमेडिटेटेड कॉजेज एंड अदर कॉजेज। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है कि कोई भी युद्ध हो, क्रांति हो, आंदोलन हो, उसका कुछ तत्कालिक कारण, जो आकस्मिक घटना, ऐसी घटना अचानक आ जाती है कि उसका बेचारा संपूर्ण व्यवस्था बेचारा का निष्फल हो जाता है। ये भी एक किसी भी घटना का घटित होने का ये घटना है, दुर्घटना ये सब माना जाता है, अचानक घटने वाला घटना कि उसके बारे में कोई पता ही नहीं लगता और वो सब घट जाता है। तो ऐसे भी घटनाएं हमारे राजपूतों के भीतर घटा है। 986 ईस्वी में जयचंद के ऊपर सुबुक्तगीन का जो प्रहार, इस प्रहार भी मतलब वैसे ही प्रहार था। इस प्रहार से उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उधर ये उस समय की ऐसे पराजय हो गया कि युद्ध चल रहा है, इतना वर्षा हो गया, भीषण प्रकृति का प्रकोप आ गया कि जितने भी जयचंद का सेना सैन्य सामंत थे सबको घोर असुविधा में फंस गए, जिसके चलते उसका ये आपदा विपदा पराजय का कारण बना, विफलता का कारण बना। जयपाल एक थे, जयपाल तो युद्ध में जब हार गए, अब तो वो अपना अपमान समझ लिए कि मैं युद्ध में हार गए, मैं इतना बड़ा नरेश, एक प्रतिष्ठापन्न समृद्धशाली नरेश, मैं युद्ध में हार गए। तो उनके हृदय में ऐसे भावना मतलब आगे कि आत्मदाह कर लिए। कितनी मतलब कुत्सित काम, आत्मदाह कर लिए। वो अगर अपना धैर्य रखकर संगठन बनाते और लड़ते तब ना कुछ मतलब राज्य का या देश का रक्षा हो पाता। वो उतना महान राजा अपना आत्मदाह कर ले, यह दुर्घटना है, नरभास। फिर मतलब दाहिर का मतलब उनका मतलब आंख में उनका भी मतलब लग गया था तीर। जयचंद का भी तीर, आनंद जी का भी तीर लगा था, धनचंद का भी तीर लगा था। ये सब घटनाएं जो मतलब देखने के लिए मिला है, आकर्षित घटना, जिन घटनाओं के चलते और भी बहुत सारी घटना हुई थी। तो ये सब घटना जो है अचानक घट गया। घटने के चलते राजपूत नरेशों में जो अपना बचा कुचा भी जो शक्ति था, वह शक्ति से ये लोग नाराज हो गए और तुर्कों का सफलता का रास्ता मार्ग प्रशस्त होने लगा। ये लोग अपना सैन्य बल से, अपना जिहाद की भावना को लेकर, साम्राज्य विस्तार की भावना को लेकर, एक आक्रामक विचार को रखते हुए, एक धन को पाने की लालसा रखते हुए
धन कमाने के औचित्य से वे लोग भारत भूमि पर कूद पड़े और हमारे भारतीय नरेशों को स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार की जो विविध कारणें थी उनके पतन के लिए उनको पतन का मार्ग में जाना पड़ा, गर्त में जाना पड़ा और हमारे मातृभूमि के रक्षा में वे लोग अपने को असुरक्षित अनुभव किए, असहाय अनुभव किए और विदेशियों का प्राबल्य, विदेशियों का पैर हमारे भारत भूमि में जम गया और हमारे भारत भूमि, हमारे भारत के जनताएं, जनमानस सब विदेशियों के चंगुल में अपना जकड़ दिए। तो ये सारे पतन के लिए उपरोक्त विभिन्न प्रकार के कारणों के अध्ययन, आलोचना, समालोचना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें यह ज्ञान देती है कि अगर हमारे भारतीय नरेश अपना कुछ परिवर्तन करते, समय काल परिस्थिति को ये लोग अपना भाप नहीं पाए, बल्कि हमारे पुराने रीति रिवाज, परंपरागत जो विधान, उस विधानों के प्रति बड़े आस्था रखें, अपने प्राचीनता के गौरव के प्रति वे लोग बंधे हुए रहे, अपना विश्वास रखें और ये लोग विदेशियों के कूटनीतिक चाल को ये लोग समझ नहीं पाए और उदार बनकर अपना उदारता का परिचय देते देते उन लोगों को पतन के गर्त में जाने के लिए विवश होना पड़ा। अगर ये लोग थोड़ा सचेत हो जाते तो आज हमें देश की, मातृभूमि की, जन्मभूमि की रक्षा के लिए राजपूत जैसे समृद्धशाली राजपूत जैसे प्रशासक हमारे भारत के इतिहास में बहुत कम देखने के लिए मिला है। उस क्रांतिकारी युग में, उस जमाने में विदेशों का जिस प्रकार प्रवेश हो रहा था या होने जा रहा था, फ्रांसीसी, डची, पुर्तगाली, अफगानिस्तानी आदि विभिन्न प्रकार का जो मतलब ये लोग आना शुरू किए, वैसे जगत से रोकने का एक महत्वपूर्ण अस्त्र, महत्वपूर्ण शस्त्र अस्त्र हमारे राजपूत वंश ही था। लेकिन उन लोगों में ऐसी कुछ विविध कारण है, कोई विशिष्ट कारण नहीं, ये सब विशिष्ट कारण नहीं है, बल्कि ये सब विविध कारण है। विभिन्न प्रकार का कमजोरियां अपना भीतर में उन लोगों में आ गई, कमजोरियां पनपने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे भारत भूमि में उन लोगों का, अफगानियों का प्रवेश, तुर्कवासियों का प्रवेश धड़ल्ले के साथ हुआ और विभिन्न जगह पर वे लोग राज्यों को जीतते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके एक लंबे अवसर तक वे लोग हमारे भारत भूमि में अपना शासन व्यवस्था को स्थायी बनाकर अफगान का गौरव को बनाकर रखे। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।